सभी प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं को वैशाख माह की पूर्णिमा से पूर्व जो कार्यक्रम चला है उस सबके लिए मंगल कामनाएं। आज के ठीक 7वें दिन बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव आने वाला है और सारे विश्व में इस उत्सव को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। जहां तक भारत के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं, महाकारुणिक बुद्ध को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां यहां पैदा की गई हैं। जैसे अभी अभी मणि कुमार जी ने बताया और हमने भी पढ़ा है, यहां पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया कि सिद्धार्थ ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और मन में एक वैराग्य जगा और गृह त्याग कर दिया। यह सत्य घटना नहीं है। यह कैसे संभव है कि 28 वर्ष तक एक नौजवान किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, किसी बीमार को ना देखे, किसी की मृत्यु को ना देखे? चूंकि जैसा पढ़ाया गया, जैसा बताया गया, वैसा हम सब लोग मानते रहे। लेकिन परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म में इसका निराकरण किया है। तो इसी बात को समझाने के लिए, क्योंकि 7 दिन तक लगातार चर्चा होनी है, तो हम एक एक विषय पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। और इसके पीछे मेरा मकसद है कि महाकारुणिक बुद्ध के बारे में जो जो भ्रांतियां हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान है, हम उनका समाधान पालें। जो दृष्टिकोण सत्य है हम उसको समझ लें। तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया वो क्यों किया। इसके पीछे पूरी पृष्ठभूमि है। जब सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो गए, तब उन्होंने शाक्य संघ की सदस्यता के बारे में सोचा। शाक्यों की यहां एक परंपरा थी, उनका एक संघ था और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद संघ का सदस्य बन सकता था। तो सिद्धार्थ ने भी जीवन के 20वें वर्ष में संघ की सदस्यता लेने का फैसला किया। शाक्यों का एक संस्थागार था। संस्थागार का मतलब जहां सभाएं होती थी, उस सभागार को संस्थागार बोलते हैं। तो शाक्यों के पुरोहित ने एक सभा बुलाई और प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहते हैं। शाक्य सेनापति ने संघ के सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शाक्य कुल से शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम जो संघ का सदस्य बनना चाहते हैं, इन्होंने 20 वर्ष इनकी आयु हो गई है और संघ का सदस्य बनने के लिए इनके पास पूरी योग्यताएं हैं। तो मैं प्रस्ताव रखता हूं, जिस भी किसी व्यक्ति को इनके सदस्य बनने पर आपत्ति है तो वो बोले।
लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। दूसरी बार प्रस्ताव रखा, तीसरी बार प्रस्ताव रखा, तीनों बार किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और 3 बार अगर बोलने पर भी आपत्ति नहीं हुई तो प्रस्ताव को पास मान लिया गया और सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बना दिया। संघ का सदस्य बनने के कुछ नियम थे, वो सभी पर लागू होते थे। सिद्धार्थ को भी बताया गया और पहला ही नियम था कि जो भी संघ का सदस्य बनता है उसे तन मन और धन के साथ शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होती है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम था जो भी सदस्य होगा उसे किसी भी संघ की बैठक में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। और तीसरा नियम था संघ का सदस्य निर्भय होकर के अपनी बात रखे और बिना किसी पक्षपात के खुल करके बात रखे। चौथा उसका नियम था दोष लगाए, आरोप लगाए तो भी क्रोधित नहीं होना है और निर्दोष होने की अवस्था में अपना स्पष्टीकरण दे, उसी प्रकार का अवसर भी दिया जाता है। ये 4 नियम थे। इन 4 नियमों की अनुपालन में ही कोई व्यक्ति संघ का सदस्य रह सकता है। लेकिन साथ में 4 नियम और भी थे। अगर कोई व्यक्ति उन 4 नियमों को तोड़ता है तो फिर वो संघ का सदस्य नहीं रहता है। 4 नियम में से पहला नियम था कि जो भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है, हत्या करने वाला व्यक्ति संघ का सदस्य नहीं रह सकता। कोई चोरी करता है वो भी संघ का सदस्य नहीं रह सकता। उसी प्रकार का अवसर भी दिया जाता है। जो झूठ बोलता है वो भी संघ का सदस्य नहीं रह सकता। और चौथी बात जो थी, जो व्याभिचार करता है, दुराचार करता है, वो संघ का सदस्य नहीं हो सकता। यानी कि जो भी संघ का सदस्य है उसे सदाचरण के नियमों का पालन करना था। अगर एक भी नियम टूटता है तो संघ की सदस्यता निरस्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्य बने और लगातार 8 वर्ष तक संघ के सदस्य रहकर काम किया। शाक्य राज्य के दूसरी ओर कोली राज्य था। दोनों की सीमाओं को बांटते हुए बीच में से रोहिणी नदी बहती थी। शाक्य भी कोली भी रोहिणी नदी के पानी से ही अपने खेतों की सिंचाई करते थे और यदा कदा उनमें झगड़े होते रहते थे, मारपिटाई होती थी। और कई बार ऐसा हुआ, इस बार भी हुआ, कोली और शाक्य लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। जब यह बात सेनापति को पता लगी तो सेनापति ने संघ की बैठक बुलाई और बैठक में प्रस्ताव रखा कि हमें पता चला है कि कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है और यह पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार हुआ है। क्यों ना हम एक बार युद्ध करके इसका सदा सदा के लिए निराकरण कर दें। तो सेनापति युद्ध के लिए संघ का समर्थन चाहता था। सिद्धार्थ गौतम ने खड़े होकर के कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर युद्ध करके हम समाधान ढूंढेंगे तो इस बात को हमें याद रखना चाहिए
एक युद्ध जब शुरू होता है तो दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो ही जाता है। अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसे दूसरा कोई हत्यारा मिल ही जाता है। अगर कोई चोरी करता है उसको दूसरा कोई चोरी करने वाला मिल ही जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को लूटता है तो उसको लूटने वाला व्यक्ति मिल जाता है। तो मेरा कहना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम कभी भी वैर को वैर से समाप्त नहीं कर सकते। अगर वैर को समाप्त करना है तो अवैर ही चाहिए। हम वैर को, दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं तो हमें प्रेम ही करना चाहिए। तो मेरा संघ से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव का समर्थन ना करें और युद्ध की बजाय हमें दूसरे साधनों से, दूसरे माध्यमों से इस पर विचार करना चाहिए। और जहां तक मैंने सुना है कि जो झगड़ा हुआ है उसमें हमारे लोग भी गलती पर थे, हमारे लोग भी आक्रामक थे। तो मैं कह सकता हूं कि शाक्य लोग भी दोष से सर्वथा मुक्त नहीं हैं। और जब हम भी लोग दोषी हैं तो फिर इसी काम के लिए कोलियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का कोई उचित नहीं है। इस सिद्धार्थ ने हिम्मत की, पहली बार अपने ही लोगों की गलती को स्वीकार किया और सेनापति ने भी स्वीकार किया कि यह बात सच है कि शाक्यों की भी गलती है। लेकिन बार बार होने वाले झगड़ों को निपटा करके हमें एक बार फैसला कर लेना है। सिद्धार्थ ने यह भी कहा, इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करके हम पहले भी बहुत कुछ गवा चुके हैं। कौशल नरेश ने हमारे बहुत सारे अधिकार छीन लिए हैं। अगर इस बार भी युद्ध करेंगे तो हो सकता है कि हमारा शाक्य राज्य और शक्ति खो दे। इसका समाधान किया जा सकता है। और सिद्धार्थ गौतम ने एक समाधान दिया कि संघ मेरी बात पर गौर करे कि हम 2 व्यक्ति शाक्यों की ओर से चुनते हैं और 2 व्यक्तियों का चुनाव कोली करके भेजें। फिर वो चारों लोग मिल करके एक 5वें व्यक्ति का चुनाव करें और वो 5 व्यक्ति मिलकर के जो भी फैसला करेंगे, जो भी निर्णय करेंगे, दोनों पक्ष उसको स्वीकार करें। ऐसा करके हम झगड़े को भी खत्म कर सकते हैं और युद्ध की संभावना को भी खत्म कर सकते हैं। बिना किसी जनहानि के, बिना किसी धन हानि के हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और एक पक्ष और भी हो सकता है। यद्यपि रोहिणी नदी दोनों के लिए ही है, चाहे शाक्य है और चाहे कोली, दोनों को उसी से पानी लेना है। तो पानी लेने का एक समाधान किया जा सकता है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक एक पक्ष पानी ले ले और पूर्णिमा से अमावस्या तक दूसरा पक्ष पानी ले ले। इस प्रकार से कोई झगड़ा भी नहीं होगा और पानी की समस्या का भी अंत होगा। चूंकि सेनापति युद्ध चाहता था, सेनापति युद्ध के अलावा कुछ और नहीं सोच रहा था। उसने सिद्धार्थ की बात को नहीं माना, सिद्धार्थ के प्रस्ताव पर मत मांगा। सिद्धार्थ के प्रस्ताव पर लोग सहमति देने की बजाय सेनापति के पक्ष में खड़े हुए। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। अगले दिन बैठक फिर शुरू हुई। उस बैठक का मकसद था कि युद्ध के लिए
सेना में भर्ती अभियान शुरू किया जाए। सेनापति ने प्रस्ताव रखा कि जो भी शाक्य जिसकी उम्र 20 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में है उसे अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होना होगा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने इसका विरोध किया। दोनों पक्ष मौजूद थे बैठक में, सिद्धार्थ के पक्ष में भी और विरोध में भी। जो सिद्धार्थ के पक्ष में थे, यद्यपि वो अल्पमत में थे, अल्पमत में होने के बावजूद भी वो उनके आगे झुकना नहीं चाहते थे। लेकिन जब सेनापति ने प्रस्ताव रखा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बहुमत के सामने बोल सके। सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है, तो सिद्धार्थ स्वयं खड़े हुए और सेनापति को कहा कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूं, ना तो मैं युद्ध लड़ूंगा, ना मैं सेना में भर्ती होऊंगा। अब ये बात कहना कोई कम दुस्साहस नहीं था। सेनापति को बहुत बुरा लगा, क्रोध भी आया। सिद्धार्थ को याद दिलाया कि जब तुमने संघ की सदस्यता ली थी तो एक संकल्प किया था कि आप शाक्यों के प्रति, शाक्यों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि युद्ध शाक्यों के हित में नहीं है, और जो काम शाक्यों के हित में नहीं है मैं उसका विरोध करता हूं, और युद्ध कोई समस्या का समाधान भी नहीं है। सेनापति ने याद दिलाया कि बहुमत से लिए गए निर्णय का विरोध करने का मतलब है आपको सजा मिलना, और सजा भी क्या है? या तो आपको आपके माता पिता की सारी संपत्ति को जब्त कर लेना और उनका सामाजिक बहिष्कार करना, या फिर फांसी देना और देश निकालना, या फिर आपको सेना में भर्ती होकर के लड़ना होगा। सिद्धार्थ ने कहा कि सेना में भर्ती होकर के लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। सेना में भर्ती होकर के लड़ने का काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और मेरे निर्णय से मेरे माता पिता को संपत्ति से बेदखल किया जाए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, यह मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन जो तीसरी बात है कि मैं फांसी के लिए तैयार हूं, आप चाहे तो मुझे फांसी की सजा दे दे और चाहे तो मुझे देश निकाला दे दे, मैं सजा के लिए तैयार हूं। यद्यपि सेनापति जानता था कि सिद्धार्थ को फांसी देना, देश निकाला देना, परिवार की संपत्ति जब्त करना यह आसान नहीं था। अगर कौशल राज को पता चलेगा तो वो सजा को पलट भी सकते हैं। सेनापति को डर भी था, लेकिन प्रभुत्व भी जमाना था। सेनापति ने कहा, मैं जानता हूं आप कौशल नरेश को शिकायत करेंगे और इस प्रकार से संघ के आदेश की अवहेलना भी होगी। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मैं शाक्य संघ का सदस्य हूं और मैं शाक्य संघ के सदस्य होने के नाते किसी भी प्रकार के सिद्धांत की अवहेलना नहीं करूंगा। ना मैं कौशलराज को शिकायत करूंगा और ना ही शिकायत का अवसर दूंगा। आप चाहे तो
मुझे फांसी या देश निकाला की सजा दे सकते हैं। लेकिन सभी संशय में थे, असमंजस में थे कि सिद्धार्थ को कैसे फांसी की सजा दी जाए या कैसे देश निकाला दिया जाए। इसका भी समाधान सिद्धार्थ गौतम ने खुद ही दिया। सेनापति से कहा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही गृह त्याग करने का फैसला करता हूं। मैं गृह त्याग कर लूंगा, मैं शाक्य प्रदेश को छोड़ दूंगा। इस प्रकार से कौशल नरेश को भी इसका कारण नहीं पता लगेगा और ना ही आपको कोई आंच आएगी, क्योंकि मैंने संघ का सदस्य होने के नाते जो वचन दिया था, मैं चाहता हूं कि यह युद्ध ना लड़ा जाए। सिद्धार्थ ने फैसला किया, यद्यपि संशय था सेनापति को, तो भी विश्वास करने के अलावा कोई मार्ग नहीं था। तो किसी एक सदस्य ने खड़े होकर के कहा कि मेरी बात भी ध्यान से सुनो। जब फैसला हो ही चुका है, सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने का फैसला कर ही लिया है, पवजित होकर के त्याग करने का फैसला कर ही लिया है, तो कौशल राज को भी कभी इस बात का पता ना लगे, तो बेहतर होगा कि हम युद्ध को थोड़े समय के लिए छोड़ दें, स्थगित कर दें, ताकि कौशल राज इससे कोई संबंध स्थापित ना कर सके। इस प्रकार से हम दोनों का हित होगा। और इस प्रकार से सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने का फैसला लिया। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, यह विषय इसलिए गंभीर है, इसलिए चिंतन का विषय है कि सिद्धार्थ गौतम ने सत्य का साथ दिया, मानवता का साथ दिया। शाक्य कोली यूं तो नजदीक के सगे संबंधी थे, लेकिन वैर भाव तो आपस में होता ही है। सेनापति ने कहा कि युद्ध तो भाई भाई में भी लड़ा जाता है, लेकिन सिद्धार्थ ने किसी भी परिस्थिति में युद्ध को लड़ने के लिए साथ नहीं दिया। भले ही अल्पमत में थे, भले ही सभी लोग युद्ध करना चाहते थे, तो भी निर्भय होकर के सिद्धार्थ ने युद्ध का विरोध किया। यह वो परिस्थिति थी कि मानवता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए उन्होंने देश निकाला स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटे, युद्ध का समर्थन नहीं किया, बहुमत के आगे समर्पण नहीं किया। शाक्य संघ युद्ध करना चाहता था और सिद्धार्थ युद्ध को टालना चाहते थे, और एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प ने, एक व्यक्ति के साहस ने युद्ध की उस परिस्थिति को टाल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही वो युद्ध कुछ समय के लिए टला था, लेकिन दोबारा कभी वो युद्ध हुआ ही नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ का गृह त्याग एक साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा थी। सिद्धार्थ का गृह त्याग जो अन्याय की अवधारणा थी, जुल्म की जो अवधारणा थी, युद्ध के माध्यम से हजारों लोगों के मारने की जो अवधारणा थी, मात्र अहंकार की तृप्ति के लिए सिद्धार्थ ने उसका विरोध किया, अल्पमत में रहते हुए भी। यह बात हमारी समझ में आनी चाहिए कि सिद्धार्थ का गृह त्याग कायरता नहीं है कि बीमार को देखा तो घबरा गए, बूढ़े व्यक्ति को देखा तो घबरा गए, किसी मृत व्यक्ति को देखा तो डर गए। बुद्ध का त्याग पलायन नहीं है, डर नहीं है। बुद्ध का त्याग निडरता के साथ, बहादुरी के साथ गलत बात का विरोध करना और सत्य के साथ खड़े होना है। और हमें इसे प्रेरणा लेनी चाहिए, भले ही हम अल्पमत में हों,
लेकिन हम सच के साथ हों, मानवता के साथ हों और मानवता के हित के लिए हमें मजबूती के साथ उसका विरोध करना चाहिए। आज की देशना में यहीं विराम देता हूं। कल हम इसे थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सबके लिए आज का दिन मंगलमय हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।